एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों, छात्र छात्राओं, अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग ईवीएस पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ईवीएस पेडागोजी यह अपने ईवीएस अर्थात इन्वायरमेंटल स्टडी जो हमारा है, पर्यावरण का अध्ययन का पेडागोजिकल पोर्शन, शिक्षा शास्त्र, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। आप जितने भी अस्थायी शिक्षक बनने वाले प्रशिक्षु हैं, उन सबों का इस YouTube चैनल एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके शिक्षक बनने की जो परीक्षाएं हैं वह शुरू हो चुकी हुई हैं। CTET की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। कुछ छात्र छात्राओं ने परीक्षा दे रखी है, कुछ ने देने वाली हैं और कुछ अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, NVS KVS, और आप सबों के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को शुरू से आखिरी तक देखेंगे। हमारा प्रयास है कि कम से कम समय लेते हुए 1 से 2 वीडियो हार्डली आपके पास आएगा, जिसमें कि आपके पूरी पेडागोजी की डिटेल्स दी गई होगी। आज के इस पेडागोजी में हम इसका प्रथम भाग शुरू कर रहे हैं और प्रयास है कि 2 और वीडियो में आपको यह पूरा ईवीएस पेडागोजिकल इशूज़ जो हमारा है उसको समाप्त कर दें, ताकि ज़्यादा समय आपका न लेकर के कम से कम समय में अधिक से अधिक तैयारी का आपको भरपूर मौका मिले, जो आपके लिए उपयोगी साबित होगा, सिद्ध होगा। आपसे यही अनुरोध है कि आप इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा अपना बहुमूल्य समय दें, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और उम्मीद करता हूं कि आपके परीक्षा में यह जो शिक्षक परीक्षा होने वाली है उसमें काफ़ी मददगार साबित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक तो यह होगा कि मैं इसके डिटेल्स में आपको बता दूं। तो इसमें पढ़ने वाले जो मुख्य टॉपिक जो आपकी परीक्षा में आएंगे वह है कि ईवीएस के अवधारणा तथा क्षेत्र, अर्थात ईवीएस किसे कहते हैं, क्या है, कैसे और कहाँ कहाँ इसका स्थान है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद है दूसरा टॉपिक है ईवीएस का महत्व। ईवीएस हमारे पढ़ाई में क्यों जोड़ा गया, इसे पढ़ने की क्या आवश्यकता है। जैसा कि हमारे सिलेबस में बताया गया है इसका क्या महत्व है, इसलिए कहा गया ईवीएस का महत्व। एकीकृत ईवीएस अर्थात ईवीएस को 2 भागों में बांटा गया है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है एकीकृत ईवीएस। आप यदि हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इसका डिटेल्स आपको जानकारी प्राप्त होगी। इसलिए आपसे मैं कहता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखें। तीसरा है पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा। पर्यावरण को अध्ययन करना है और उससे जो हमें शिक्षा प्राप्त होगी उस पर हम गहन चिंतन करेंगे, वह है तीसरा टॉपिक। चौथा है अधिगम सिद्धांत, जो आप देख रहे हैं। पांचवा है विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और उनका संबंध, अर्थात विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में क्या चीज़ें होती हैं, उसकी व्याप्ति अर्थात उनकी उपस्थिति और उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक है अवधारणा प्रस्तुत करने की दृष्टिकोण। जो हमारे विज्ञान पढ़ने की जो अवधारणा है उसको प्रस्तुत करने का क्या दृष्टिकोण है, उस पर हम लोग बात करेंगे। इससे रिलेटेड कौन कौन सी क्रियाकलाप हैं, अर्थात हमारे लिए उपयोगी कौन कौन से हैं, जो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में आपस में काफ़ी सामंजस्य, उसकी क्रियाकलाप पर चर्चा होगी। अगला पॉइंट है प्रयोग एवं व्यवहारिक कार्य, अर्थात जो हमारे प्रयोग में आने वाली क्रियाएँ हैं और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उसमें कौन कौन से कार्य होते हैं, प्रयोग अर्थात व्यवहारिक कार्य इसी में आते हैं। लास्ट में है चर्चा और CCE, चर्चा तथा CCE के पर हम लोग ध्यान देंगे। और इसके बाद जो आखिरी का बच जाता है वह है कि शिक्षण सामग्री, उपकरण तथा समस्याएं। कौन कौन सी शिक्षण सामग्री हमारे लिए उपयोगी होगी जिससे कि हमारा विज्ञान पर्यावरण अध्ययन आसान हो सके, और समस्याएं इसमें कौन कौन सी आती हैं जिसको कि हम समाधान करेंगे और हमारा पर्यावरण अध्ययन और आसान होगा। ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर कि हम लोग आगे चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, दोस्तों। ईवीएस की अवधारणा एवं क्षेत्र, यहाँ हमारा टॉपिक है ईवीएस की अवधारणा
एवं क्षेत्र, अर्थात इंग्लिश में से कहते हैं कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस। हमारे लिए यह क्यों आवश्यक है और यह कहाँ तक हमारे लिए उपयोगी है, इस पर ही हम चर्चा शुरू करते हैं, ईवीएस की अवधारणा व क्षेत्र पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पर्यावरण का यहाँ पर परिचय है। पर्यावरण अध्ययन का अध्यापन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति 1975 की नीतिगत दस्तावेज 10 वर्षीय स्कूल के पाठ्यक्रम एक रूपरेखा की सिफारिश की गई थी और एकल विषय पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। यह जो हम लोग पर्यावरण आज पढ़ रहे हैं, पर्यावरण ईवीएस का एक पेपर है जिसको कि हम लोग पढ़ रहे हैं, वह यूं ही शुरू नहीं कर दिया गया था। इसे सबसे पहले राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति 1975 में लाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि हम लोगों को अर्थात छात्र छात्राओं को इसके बारे में परिचय दिया जाए और कैसे इसका रूपरेखा तैयार किया जाए। यह एनसीएफ 1975 में आई थी और यह बात कहेगी कि 10 वर्षीय शिक्षण प्रणाली में इनको शामिल किया जाए। इसके लिए क्या हुआ कि पूरे जो पढ़ाई है बच्चों की प्राथमिक स्तर की, उसको इन्होंने 2 भागों में बांटा हुआ है, प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर पर, जो हम यहाँ देख रहे हैं। पहले 2 वर्ष अर्थात कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण के जिसमें हम लोग पढ़ाएंगे बच्चों को, उसके कक्षा 1 और 2 में जो दिया गया है वह है कि पर्यावरण अध्ययन प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण। इनको हम कक्षा 1 और कक्षा 2 में पढ़ेंगे, जिससे कि बच्चों को बचपन से ही इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी दी जा सके, उनमें जागरूकता पैदा की जा सके। और उसका दूसरा भाग जो है हम लोग पढ़ते हैं क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 के बीच में, जिसमें हम लोगों को पढ़ाना है सामाजिक अध्ययन तथा सामान्य विज्ञान। इस तरीके से हमें 2 भागों में पूरे ईवीएस को बांट दिया गया है, जो आप देख रहे हैं। ईवीएस पार्ट 1 तथा ईवीएस पार्ट 2 पर यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। ईवीएस पार्ट 1 जैसा मैंने ऊपर बताया था कक्षा 1 और 2 को बांट दिया गया है, जबकि ईवीएस पार्ट 2 3 to 5th क्लास को बांट दिया गया। आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या इसको लेकर के सरकार की कुछ नीतियाँ आई, जब भी आई जैसी भी आई, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अर्थात नेशनल पॉलिसी 1986 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 1988 जब आई, तो इसमें प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए यहीं से दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया। इसमें प्रश्न यह बनता है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए दृष्टिकोण कैसे आए। तो हमें इस प्रश्न का जवाब याद रखना होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या अर्थात एनसीएफ 1988, यह जो आई नेशनल पॉलिसी 86 तथा एनसीएफ 1988, इन दोनों के माध्यम से ही हम लोगों को पर्यावरण अध्ययन करने के लिए आज जो पर्यावरण विषय पढ़ रहे हैं इस पर ध्यान दिया गया। एनसीएफ 2000 में सिफारिश की थी कि पर्यावरण अध्ययन को एक एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाए। एकीकृत से अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि पूरे जो आपका हमारा जो यह पर्यावरण है उसे कंबाइंड रूप से पढ़ाया जाए। तो कैसे पढ़ाई जाएगी? तो प्राथमिक स्तर पर 3 से लेकर के 5 क्लास तक जो पर्यावरण अध्ययन होगी उसमें विज्ञान और सामाजिक अध्ययन को हम लोगों को अलग अलग विषय न पढ़ा करके एक साथ ही पढ़ाया जाना है। तीसरी से लेकर के 5वीं, तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा में विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए अलग अलग विषय न होकर के एक साथ अर्थात कंबाइंड बुक, एकीकृत बुक होगा। उसी की बात ऊपर में कही गई थी कि एकीकृत अध्ययन कराना है। पुनः एनसीएफ 2005 में जो आया, पर्यावरण के अध्ययन करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण का निरंतरता आगे मजबूती बनाए रखने के लिए आह्वान किया गया। इसमें आपसे प्रश्न किया जाएगा एनसीएफ 2005 में क्या था? तो एनसीएफ 2005 में पर्यावरण अध्ययन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण का निरंतरता पर ध्यान देना था। आपसे प्रश्न बनेगा एनसीएफ 2005 में आने का क्या था विज्ञान के लिए, पर्यावरण विषय के लिए वीएस में? तो उसका उत्तर होगा एकीकृत दृष्टिकोण का निरंतरता आगे मजबूत बनाने का आह्वान किया जाना। उसके बाद है पर्यावरण। अगला जो पॉइंट हमारा बनता है पर्यावरण का अध्ययन। पर्यावरण क्या होता है? तो पर्यावरण का अर्थ है वह बाह्य आवरण। पर्यावरण किसे कहते हैं इसे समझने के लिए ध्यान देंगे। पर्यावरण का अर्थ होता है वह बाह्य आवरण। बाह्य आवरण जो हमारे चारों तरफ आसपास घर के इर्द गिर्द में जो फैला हुआ है वह बाह्य आवरण जो हमारे चारों ओर घेरे हुए है। अतः पर्यावरण से अभिप्राय
उन सभी भौतिक दशाओं तथा तथ्य से लिया जाता है जो हमारे चारों ओर घेरे हुए। तो हमारे चारों ओर घेरे जाने वाली कौन कौन सी वस्तुएं हैं हम सभी देखते हैं। हवा है, पानी है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी क्या है कि हमारे चारों ओर घिरे हैं और हमारा जीवन इसी पर आश्रित है। तो इसे हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण शिक्षण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कहने का मतलब है पर्यावरण, ठीक है कि हम किताब के मार्फत से पढ़ते हैं, किताब के द्वारा पढ़ते हैं, लेकिन यह हमारा और हमारा जो पर्यावरण है आपस में एक दूसरे का अन्योन्याश्रय संबंध है, जिसे हम समझते हैं और आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए कहा गया कि पर्यावरण शिक्षण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्राथमिक स्तर से ही इसका शिक्षण आवश्यक है, इसीलिए बच्चों को बचपन से ही इसका ज्ञान दिया जाना चाहिए। अब बात आती है पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना क्या है। पर्यावरण, कॉन्सेप्ट ऑफ द एनवायरनमेंट स्टडीज, इसकी संकल्पना क्या है, इसको कैसे हम ये करेंगे। तो बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और उन्हें समझने के लिए प्रशिक्षित करना। बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और उन्हें समझने के लिए प्रशिक्षित करना कि पर्यावरण क्या है और इसको कैसे हम लोग पूरा करेंगे। आगे प्रश्न यह बात आती है कि अवलोकन और चित्रों के आधार पर समझ विकसित करने के लिए अनुभव के माध्यम से उनमें भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं की समाज के प्रति और अग्रसर करना। क्या है अवलोकन और चित्रों के आधार पर। अवलोकन अर्थात पर्यावरण में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कैसे परिवर्तन हो रहे हैं और कैसे हमारा उनके साथ अन्योन्याश्रय संबंध है, इसको समझने के लिए, तथा चित्र के द्वारा। चित्र से अभिप्राय यहाँ यह होता है कि जैसे यदि हिमालय की परिचय देना हो, पेड़ पौधों का परिचय देना हो, किसी बड़े जीव जंतु का, तो हम उन्हें क्लास में, कक्षा वर्ग में नहीं ला सकते हैं। तो उन्हें दिखाने के लिए या वहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते हैं, तो उन्हें दिखाने के लिए हमें चित्रों का सहयोग लेना चाहिए। इसीलिए कहा गया है अवलोकन और चित्रों के आधार पर समझ विकसित करने के लिए अनुभव के माध्यम से उनमें भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं की समाज प्राप्ति की ओर अग्रसर करना, और जिससे कि बच्चे उसकी ओर मन लगाएं, रुचि लेकर के उस विषय को पढ़ाई करें। अगला टॉपिक है कि बच्चों को सामाजिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासु बनाने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता पैदा करने के लिए परिवार से शुरुआत कर पूरे संसार की समझ विकसित करते हुए आगे बढ़ाना। कहा गया बच्चों की सामाजिक घटनाएं से अभिप्राय यह है कि हम जहाँ समाज में रहते हैं वहाँ पर बहुत सारे ऐसे भौतिक और रासायनिक तथा सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे उनको समझाना सामाजिक घटनाक्रम में होता है। जैसे कि दिन रात कैसे होते हैं, ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं, उनके साथ जुड़े हुए जो घटनाएं होती है, दिन रात कैसे होते हैं। तो ये सब घटनाएं यदि हम बच्चों को समझाते हैं, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, तो ये सभी बच्चों को बचपन से ही समझाया जाए, पारिवारिक स्तर से समझाया जाए, तो बच्चे इसको ज़्यादा अच्छे से समझते हैं और जल्दी समझते हैं। अगला है कि पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करने से अभिप्राय है कि बच्चे पर्यावरण को समझेंगे तभी तो उसके बारे में रखरखाव, उसकी सुरक्षा, उसकी पहचान को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए बच्चों को बचपन से ही इसकी आदत बनाई जानी चाहिए, शिक्षकों के द्वारा तथा परिवार के द्वारा। अगला टॉपिक है कि बुनियादी संज्ञानात्मक और मनोप्रेरण कौशल, जिसको कि हम लोग साइकोमोटर स्किल्स प्राप्त करने के लिए बच्चों की खोजपूर्ण तथा हाथों की गतिविधियों में शामिल करना। कहने से अभिप्राय है कि बच्चों को कुछ कुछ घटनाक्रम जो होती हैं पढ़ाई के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, उन्हें खुद करके सिखाना। जैसे कि बीजारोपण कैसे होता है, बीज से पौधे कैसे विकसित होते हैं, ये सब बुनियादी चीज़ें होती हैं। प्रकृति में पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का आपस में कैसे एक दूसरे पर अन्योन्याश्रय संबंध है, इन सब बातों को यदि हम बताते हैं। उसके बाद यहाँ पर अवलोकन, वर्गीकरण तथा अनुमान आदि। अवलोकन करना कि कैसे बीज को रोपा जाता है, बीज से कैसे पौधे विकसित होते हैं, फिर फूल फल इत्यादि लगते हैं, दिन रात कैसे होती है, ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं, ये सभी अवलोकन की चीज़ है। वर्गीकरण जैसे कि जलचर, नभचर, स्थलचर, ये जीव जंतुओं को कैसे हम विभाजित करेंगे और उनमें होने वाले परिवर्तन, उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अध्ययन करना, ये सभी आते हैं। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दे जैसे कि लिंग भेद, उत्पत्ति के मुद्दे, प्रदूषण, अनैतिक व्यवहार आदि को मूर्त घटनाओं से संबंधित कर उन्हें समझाने की क्षमता का विकास करना, ताकि उनमें
मानवीय अधिकार और समानता का न्याय मूल्यों के लिए समान विकसित हो। कहने का मतलब हुआ कि समाज में जो हमारे आसपास में पर्यावरणीय मुद्दे हैं, जैसे कि लिंग भेद अर्थात लड़के लड़कियों के बीच कहाँ अंतर होता है, क्यों अंतर होता है, उसको कैसे दूर किया जाए, इन सब बातों को ध्यान देना। उत्पीड़न के मुद्दे अर्थात उनको जो शोषण होता है सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, उन्हें समझाया जाए बचपन से, जिससे कि वे समझ सकेंगे बड़े होकर के कि क्या इसमें समस्या होती है। प्रदूषण उनको समझना आवश्यक है, जिससे कि वह हमारे पर्यावरण का अधिक से अधिक दोहन न करें और अधिक दोहन करने वालों को इस पर वो रोक लगा सके, क्योंकि आने वाला भविष्य उनका है। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इन्हें हम बचपन से ही सिखाएंगे, तभी वह प्रदूषण के प्रति जागरूक हो सकेंगे। अनैतिक व्यवहार उसे कहा जाता है कि वैसे व्यवहार जो हमारे समाज में ग्राह्य नहीं होता है, स्वीकार्य नहीं होता है, जिसे हम स्वीकार नहीं करते हैं। इन सभी चीज़ों को बच्चों को बचपन से ही समझाया जाए, बुझाया जाए, जिससे कि वह समझेंगे, ताकि उन्हें इस क्षेत्र में विकास करने का मौका मिलेगा। और मानवीय अधिकार तथा समानता एवं न्याय के मूल्यों पर, अर्थात मानव के क्या अधिकार हैं, जियो और जीनो दो, समानता का अधिकार अर्थात सबको यहाँ पर समान अधिकार प्राप्त है। ऐसा नहीं कि एक दूसरे का शोषण करने लगे, एक दूसरे को परेशान करने लगे, एक प्राणी दूसरे प्राणी का सम्मान करे। ये सभी बातें हम बचपन से बच्चों को सिखाएंगे। यह हमारे पर्यावरण सामाजिक अध्ययन का पाठ है, अंग है। अगला पॉइंट है कि उन्हें इस योग्य बनाना कि समानता, न्याय, मानव की गरिमा तथा उनके अधिकारों संबंधित मुद्दों को हल करने में सक्षम हो सके। अर्थात ये जो हमारे सामाजिक मुद्दे बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं, बड़े होकर के बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते हैं और समझने में उन्हें देर हो जाती है। परंतु यदि इन्हीं बिंदुओं को, इन्हीं विषयों को अगर हम बचपन से समझाएं तो बड़े होकर के इन बिंदुओं को अच्छे से समझ सकेंगे। इसीलिए हमें बचपन से ही उन्हें इन चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। उसके बाद आता है कि पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है, प्रदूषण क्या है, इसका समाधान कैसे हो सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर को समझने, विकसित करने के लिए पर्यावरण अध्ययन में प्राथमिक स्तर पर शामिल किया जाना आवश्यक है। यही हमारा NCF NFC तथा NEP का जो मुख्य उद्देश्य था कि हमें कैसे इसको बचपन से ही, प्राइमरी स्तर से ही बच्चों में पर्यावरण अध्ययन के प्रति जागरूकता पैदा करना है, उस पर ध्यान देना। आगे पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि न हो, इससे संबंधित अच्छे आदतों का विकास करने के लिए पर्यावरण अध्ययन आवश्यक होता है। यदि हमसे प्रश्न होता है कि पर्यावरण क्यों पढ़ना है, तो पर्यावरण का हमारे बीच में क्या स्थान है और इसका शोषण न हो, प्रदूषण न हो, इन्हीं बातों को जानने के लिए पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है। अगला पॉइंट है, पर्यावरण अध्ययन विषय को बाल केंद्रित एवं एकीकृत करने के लिए इसमें लगभग 6 सामान्य विषयों का समावेशन किया गया। प्रश्न आपसे पूछता है कि कितने विषयों को इसमें शामिल किया गया है, तो बाल केंद्रित एवं एकीकृत करने के लिए इन्हें लगभग 6 विषयों को इसमें समावेशित किया गया है। यह 6 मुख्य थीम आपके सामने है। प्रश्न पूछता है कभी कभी कि कितने मुख्य थीम हैं, जो कि ऊपर मैंने अभी बताया, तो वह 6 थीम है। पहला है परिवार, दूसरा है भोजन, तीसरा है आश्रय, चौथा है जल या पानी, पांचवा होता है यात्रा तथा छठा होता है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये 6 चीज़ें हैं जो कि हमारे मुख्य थीम हैं। इन्हीं चीज़ों पर हमें आगे धीरे धीरे इसके ऊपर पढ़ाई करनी है। अब बात आती है कि EVS की अवधारणा, अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ द स्कोप ऑफ द EVS। हम इसके बारे में देखेंगे, समझेंगे कि कैसे क्या होता है, EVS क्या है। परिचय है इसके बारे में, क्या EVS क्या है। पर्यावरण, EVS का जो अर्थ होता है पर्यावरण, यह फ्रेंच शब्द से बना है। पर्यावरण फ्रांसीसी फ्रेंच शब्द है, जिसका अर्थ होता है इन्विरोटर से लिया गया है, और इसका अर्थ होता है पूरा परिवेश, जहाँ हम रहते हैं, हमारे चारों तरफ होने वाली जो घटनाक्रम होती है, जिस पर हमारा जीवन आश्रित होता है, इसे हम परिवेश कहते हैं। और उन सभी परिवेशों को मिला करके एनवायरनमेंट अर्थात पर्यावरण बना है। पर्यावरण की सबसे पहली जो चर्चा की गई थी, जिसमें हम सबों को पढ़ना है, वह NCF 2005 अर्थात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में इस पर सबसे पहले चर्चा की गई थी, जिसमें कहा गया था कि बच्चों को स्कूली जीवन को समझाना है, जीवन से उन्हें जोड़ना है, जिससे कि वह इसे बेहतर से समझ सके। बचपन से ही जब उन्हें इस चीज़ की आदत डाली जाएगी, उन्हें समझाया जाएगा, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पर्यावरण अध्ययन के विषय में तो यह पूरी तरह से सही है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन का ध्यान मात्र
ज्ञान के आयोजन ही नहीं बल्कि इससे जुड़े हुए सामाजिक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक मुद्दों पर एक संपूर्ण रूप से समझ बनाते हुए आवश्यक कौशल के विकास के द्वारा पर्यावरण संबंधित समस्याओं का समाधान करना भी है। सामाजिक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक। सामाजिक अर्थात यह होता है कि समाज में हम जहाँ रहते हैं, परिवार से लेकर हमारे आसपास के जो हमारे जान पहचान के लोग होते हैं और उनके साथ हमारा जुड़ाव सामाजिक होता है। प्राकृतिक, जो मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुएं नहीं होती हैं, जो कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त होती हैं, प्रकृति कहलाती है, तथा इनको आपस में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक हमारा संबंध बना है, जिसे हम आपस में एक बात व्यवहार के द्वारा स्वीकार करते हैं, जिसे हम संस्कृति कहते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें आपस में बांधने जोड़ने के लिए काम आती है। तो सामाजिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर एक संपूर्ण रूप से समझने बनाते हुए आवश्यक कौशल के विकास के द्वारा पर्यावरण संबंधित समस्याओं का समाधान भी करना होता है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि पर्यावरण अध्ययन से हमें क्या प्राप्त होता है, क्या लाभ होता है। तो पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का सम्मेलन है, अर्थात जो हम पर्यावरण एनवायरनमेंट EVS पढ़ते हैं उसमें क्या है, पर्यावरण विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का सम्मेलन, अर्थात दोनों कंबाइंड होता है। यह इन विषयों को सार संकलित करके प्राकृतिक वातावरण अर्थात उनकी भौतिक, रासायनिक, जैविक तत्व की पारस्परिक क्रियाओं को व्यवस्थित रूप में समझने तथा संचालित करने में सहायता करता है। कहने का मतलब है कि प्राकृतिक वातावरण, जो प्रकृति में घटनाएं होती हैं, और भौतिक तथा रासायनिक, जैविक तत्व के पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा यह संचालित होता है। इससे ही हम EVS में पढ़ते हैं। अब बात आती है कि पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र कौन कौन से, स्कोप ऑफ EVS, या पर्यावरण अध्ययन के क्या क्या क्षेत्र हैं उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। पर्यावरण अध्ययन में हम प्राकृतिक आपदाओं को पढ़ते हैं। बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात आदि, ये सभी क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो प्राकृतिक आपदा में हम क्या पढ़ते हैं, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात, आंधी के कारण एवं इसके परिमाण को समझने तथा प्रदूषण के एवं प्रभावों को कम करने के उपायों का अध्ययन हम इस विषय में करते हैं। इसमें हम वनस्पति, जंतु के प्रकारों और उनकी सुरक्षा के बारे में भी पढ़ते हैं। पर्यावरण में या EVS में क्या पढ़ते हैं, तो हम इसमें वनस्पति एवं जंतु के प्रकारों एवं उनकी सुरक्षा के बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। यह हमारा महत्वपूर्ण भाग है कि हम इसमें क्या पढ़ते हैं, तो इस पर हमने चर्चा किया। अब आता है कि मानव पर्यावरण संबंध क्या है। मानव पर्यावरण संबंध पर्यावरण मुद्दों से संबंधित नीति, कानून का अध्ययन कराता है। पर्यावरण संबंध क्या है, अर्थात कोई भी जो संबंध बनता है, चाहे सामाजिक स्तर पर हो, पारिवारिक स्तर पर हो या पर्यावरणीय स्तर पर हो, उनकी कुछ मर्यादाएं होती हैं, उनके नीति, नियम, कानून होते हैं, उससे बंधे होते हैं। यदि बंधे नहीं रहेंगे तो उसकी सुरक्षा संभव नहीं हो पाती है। इसलिए जब हम समाज में रह रहे हैं, पर्यावरण हमारा एक अभिन्न अंग है, तो वैसी स्थिति में हमें इसके कानून पर भी ध्यान देनी चाहिए और इसकी नीति पर भी ध्यान दें। इसीलिए कहा गया है कि मानव पर्यावरण संबंध पर्यावरण मुद्दों से संबंधित नीति एवं कानून का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण के अध्ययन क्षेत्र में न सिर्फ प्राकृतिक बल्कि अंतरिक्ष भी सम्मिलित है। पृथ्वी, तो जिस पर हम जहाँ रहते हैं, हमारे चारों तरफ की वस्तुएं हैं, और अंतरिक्ष से अभिप्राय यह है कि जो हमसे हमारे पृथ्वी से अलग है, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, वर्षा होना, धूमकेतु, अन्य उपग्रह जो कि आर्टिफिशियल और कृत्रिम दोनों तरह के होते हैं, इन सबों के बारे में भी पढ़ना होता है। केवल पृथ्वी पर हम निर्भर नहीं होते हैं, पृथ्वी के साथ साथ हम इसमें अपने सौरमंडल के बारे में भी अध्ययन करते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में। अब बात आती है कि मौसम संबंधी अनेक कारक हैं। मौसम कैसे बनता है, तो मौसम तापमान, दाब, पवन, वर्षा, हिमपात, ओलावृष्टि सभी को मिलाकर के मौसम का निर्माण होता है तथा जैविक घटकों को प्रभावित करते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण आज अनेकों समस्याएं हमारे सामने आ रही, जिसका कि हम देखते हैं बेमौसम बरसात, बेमौसम बाढ़ आना, बेमौसम सुखाड़ पड़ जाना, बेमौसम भूस्खलन हो जाना, अलग अलग तरह के प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिन्हें समझने तथा उन्हें निवारण हेतु मौसम विज्ञान के बारे में हम पर्यावरण में अध्ययन करते हैं।
चलिए इसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं कि क्या कहा गया। पर्यावरण का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है जिसके बारे में हम कहें कि तुरंत पढ़ लेना। यह बहुत बड़ा क्षेत्र है। इनके 3 मुख्य भाग हैं। पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना तथा पर्यावरण के लिए सीखना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। मित्रों, दोस्तों, छात्र छात्राओं, यह हमारा इस पर्यावरण ईवीएस का जो हमारा पहला कंटेंट है उसका पेडागोजिकल पार्ट का पहला एपिसोड है, पहला वीडियो है। मैक्सिमम 2 वीडियो और हमारे पास होंगे। यह वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैंने इसे छोटा करके इसके आपके सामने रखा है। बहुत जल्द हम दूसरा और तीसरा वीडियो भी लेकर के आएंगे और यह तीनों वीडियो आपकी पूर्ण ईवीएस पेडागोजी की समस्याओं का समाधान करेगा। आप हमारे इस YouTube चैनल @एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर यदि नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसकी जो अन्य सूचना होगी आपको सबसे पहले इंटीमेशन नोटिफिकेशन मिल सके। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।